बिल्कुल, ये बैरिस्टर ओवैसी बरगला रहे हैं और मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत और गंदा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगा, हमारे देश के गृह मंत्री जी कह चुके हैं, और ये हिंदुत्व का जो एजेंडा है, कह रहे हैं ना, हिंदुत्व का ही एजेंडा है, जिसके कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने के बाद भी सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं। वो ये क्यों माने का खुद का कहीं ना कोई मफाद छुपा हुआ है, ओवैसी का मफाद छुपा हुआ है। कई सारी हो सकता है इनकी जमीनें वक्फ की जो लोग कब्जा करके रखे हुए हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग कब्जा करके रखे, वो सब छीनने वाला है। ट्रांसपेरेंसी आने वाली है, कलेक्टर के पास जाने वाला है, कोर्ट के पास जाने वाला है मामला। इनकी असलियत सब कुछ बाहर आने वाली है, इसलिए मुसलमानों को वर्गला रहे हैं। वक्फ बिल के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी की कौन सी दलील ऐसी है जिसमें आपको दम लगता है इससे मस्जिदें कब्रिस्तान छिन जाएंगे? ये एक विकल्प। दूसरा, ये मुसलमानों के धार्मिक मसले में घुसपैठ है। या फिर तीसरा, बैरिस्टर ओवैसी पढ़े लिखे दिखते हैं लेकिन असल में बहुत बार वो बरगलाने का काम करते हैं। आपकी निगाह में क्या है? बिल्कुल, ये बैरिस्टर ओवैसी बरगला रहे हैं और मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत और गंदा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगा, हमारे देश के गृह मंत्री जी कह चुके हैं, और ये हिंदुत्व का जो एजेंडा है, कह रहे हैं ना, हिंदुत्व का ही एजेंडा है, जिसके कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने के बाद भी सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं। वो ये क्यों माने कि आप जो कह रहे हैं वो सही है और ओवैसी जो कह रहे हैं वो गलत है? क्योंकि इनका खुद का कहीं ना कोई मफाद छुपा हुआ है, ओवैसी का मफाद छुपा हुआ है। कई सारी हो सकता है इनकी जमीनें वक्फ की जो लोग कब्जा करके रखे हुए हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग कब्जा करके रखे, वो सब छीनने वाला है। ट्रांसपेरेंसी आने वाली है, कलेक्टर के पास जाने वाला है, कोर्ट के पास जाने वाला है मामला। सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। 2 गैर मुस्लिम भाई आ जाएंगे, 2 महिलाएं आ जाएंगी, ट्रिब्यूनल का जो एकाधिकार है वो खत्म हो जाएगा। इनकी असलियत सब कुछ बाहर आने वाली है, इसलिए मुसलमानों को वर्गला रहे हैं। मुमताज साहब, और आपने क्यों, जो लोग शांत हैं आपके साथ पैनल में, उनको बोलने का मौका नहीं देंगे क्या? आप चश्मा लगा के आ गए, काली पट्टी बांध के आ गए, मतलब बाकी सबके मुंह में टेप लगा देंगे क्या आप? आप केवल ये बताइए टेक्निकली कहां गलत बोला उन्होंने? कहां गलत है? नंबर 1, जो वक्फ का ट्रिब्यूनल है उसके अंदर स्टेट के हाई कोर्ट का जज बैठता है कि नहीं बैठता है, ये बताइए आप। दूसरी बात, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कमिश्नर्स ये कंट्रोल करने लगेंगे, डिसीजन मेकिंग में आएंगे, तो इस देश के जो पॉलिटिकल हेड्स हैं ये उस वक्फ की प्रॉपर्टी को खाएंगे, और संघ इस जमीन पे जो वक्फ की है कब्जा करना चाहता है, आप जैसे लोगों को मोहरा बना करके, और आप मोहरा बन रहे हैं। जब सुनिए, जब इंद्रेश जी ने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का संचालन किया, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा था। लोगों को लगा कि संघ मुसलमानों को लेकर के चलेगा, इस देश का हिस्सा मानेगा। जो डिविजिवनेस आप लोगों में 1947 के पहले से थी वो नहीं होगी, लेकिन हम डिसअपॉइंटेड हैं, सब डिसअपॉइंटेड हैं, जी को इतना सारा मालूम है। सिर्फ मुसलमानों में से उन चंद लोगों को लेकर के मोहरा बना। नहीं, अरे ये बताइए सर, नहीं, अब जरा मैं आपसे मुखातिब हूं, हारिस साहब से बात करने दीजिए मुझे। आपने बता दिया सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव है असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन। आप मैं दावा करता हूं, बस आपने बोल लिया, मेरी बात सुनिए। अगर आप पूरी दुनिया में राष्ट्रीय कोई भी, आप मेरा उत्तर सुनिए, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है उसमें। मेरा उत्तर सुनिए, आप जब मैं बता रहा हूं एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं है, नहीं सुनाएंगे आप, ये उत्तर ही नहीं सुनना चाहते। ये राष्ट्रीय पूरी दुनिया में आपने कहा है तो आप बात क्यों नहीं सुन रहे? सुनिए, हाँ बोलिए। पूरी दुनिया में जी मुसलमान फिरकों में बटा हुआ है, सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी और तमाम अहले हदीस। इन सबको एक मंच पर लाने का काम लखनऊ सम्मेलन में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच माननीय इंद्रेश जी की क़यादत में हुआ। नहीं तो आज भी सुन्नी शिया के नाम पर दंगे और फसाद होते हैं। ये काम संघ ने किया, ये काम माननीय इंद्रेश कुमार जी ने किया। और हमें गर्व है इस बात का कि हम हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, माओवाद, इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर झांगवी और बोको हराम संगठन के सदस्य नहीं है जो देश को तोड़ता है। हम अखंड भारत को मानने वाले आरएसएस के यदि सदस्य हैं। नहीं, ये समस्या ये है। हम इस्लाम ऐसे नहीं मुमताज भाई, ऐसे नहीं, प्लीज आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे को एक बात ये समझा दीजिए, कि अगर संविधान के हिसाब से कोई कदम उठाया जाता है तो संविधान की ही दुहाई देने वाले लोग उसको हजम क्यों नहीं कर पाते? 15 मिनट की बात करते हैं लेकिन संविधान के हिसाब से कोई कदम उठाया जाता है उनको हजम नहीं होता, क्यों सर? वो बिल इलीगल। एक सेकंड, ठीक है, बोलिए।
आपकी आखिरी बात से मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। आपने 15 मिनट की बात की। मैं हुकूमत से सवाल करता हूँ कि जिस शख्स ने 15 मिनट की बात की थी वो अब तक जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? ये साजिश है। मैं कहता हूँ कि जो भी संविधान को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है हम उसकी हिमायत नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, वक्फ के हवाले से बहुत फैज साहब की बातों के हवाले से मैं एक चीज़ ये बता दूं कि मेरा सवाल कुछ और था, आपने जवाब कुछ और दिया। नहीं, मेरा सवाल ये था कि 15 मिनट वाले लोगों को संविधान के तौर से उठाए जाने वाले कदमों से होने वाला कोई काम गवारा क्यों नहीं होता? मैं इसी का तो जवाब दे रहा हूं। जिसने 15 मिनट कहा, मैं तो कहता हूं कि जिसने 15 मिनट कहा और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है उसे मेंटेलिटी का सवाल है सर, मेंटेलिटी का सवाल है कि वो लोग नहीं हिमायत नहीं करता। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वक्फ के हवाले से, अगर आप सुनना चाहें तो वो सुन लीजिए। हम उनके पीछे नहीं खड़े हैं, हम जो कहना चाह रहे हैं हम अपनी बात मैं एक लाइन में कह दूं, अगर आप सहमत हो तो बोलिएगा। जी बताएं। माई वे और हाई वे, या तो मेरे तरीके से या फिर मैं कुछ नहीं चलने दूंगा, भले ही वो देश की संसद कहे, वो देश का संविधान कहे। क्या कुछ लोग इस पर अकीदा नहीं रखते? मैं समझता हूं कि किसी भी आपका तो पूरी अनार्की राइट है। आप नहीं, आपकी अनार्की राइट है, लेकिन हाईजैक नहीं होने दूंगा। ये कुछ भी कहें, आप मुझसे मुखातिब रहिए। मैं समझता हूं कि संविधान जिन चीजों की इजाजत देता है उस दायरे में रह करके अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रख रहा है तो गलत नहीं है, और अगर संविधान के विपरीत जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि कानून के दायरे में उसको सजा दे। अब सवाल ये है फैसला, इसी वजह से मैं वक्त के हवाले से अगर जो लोग गड़बड़ झाला कर रहे हैं, जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज हड़प ली हैं, क्या उनके कोई दस्तावेज भी आए कि इन्होंने ये प्रॉपर्टी हड़प ली है? ये देखिए दस्तावेज, ये ओवैसी साहब हैं, इनको इसलिए डर लग रहा है क्योंकि इन्होंने यहां पे हड़पी हुई है जमीन, इनको लग रहा है कि जैसी ट्रांसपेरेंसी आएगी इनके हाथ से निकल जाएगी, ये इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। या आप भी मनगढ़ंत तरीके से कुछ भी कह देते हैं? देखिए, बहुत सारे पेपर्स ऐसे भी हैं, मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर लेकर आता, क्योंकि हमारे जो एडवोकेट्स की टीम है, एडवोकेट शिराज कुरैशी साहब, उन्होंने सारा अध्ययन किया और हैदराबाद जाके भी किया है और सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। मैं अगले शो में या फिर मंगा के आपको दिखा दूंगा। ये है लेकिन नहीं, सरकार क्या कर रही है? हम यहाँ बैठकर क्या कर रही है? एक्टिविटी देखकर क्या कर रही है? यार सुन लो बात को, उनकी एक्टिविटी देखकर क्यों कर रही है? क्योंकि काम सरकार मौजूदा तरीकों, मुमताज जो कह रहे हैं, मुमताज जो कह रहे हैं, वो मुमताज आप जो कह रहे हैं, मुमताज आपका तरीका प्रोवोकेटिव है। सुनते नहीं हो आप लोग, फैज उधर से ये कहा जा रहा है कि क्या मौजूदा व्यवस्था में क्या एजेंसियों के पास, गवर्नमेंट के पास ये ताकत नहीं है कि अगर गड़बड़ हो रहा है तो उसको जाके पकड़ सकें, उसको जाके दिखा सकें? क्या उसके लिए अमेंडमेंट्स ही जरूरी है? मैं बता रहा हूं, इस बात का जवाब दे रहा हूं। एक चोर को पकड़ लें या उसके बॉस को पकड़ लें जो सबको चोरी सिखा रहा है, तो हम एक चोर को नहीं पकड़ रहे हैं, उस बॉस को पकड़ने के लिए अमेंडमेंट ला रहे हैं कि ये सारा गोरख धंधा खत्म हो जाए। अब बात यह है कि जो बार बार आप कह रहे हैं कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, मतलब ये जो वक्फ के दलाल हैं, उनके जो बॉस हैं, उनको खत्म करने के लिए लेकर आया जा रहा है। किसके तहत आता है बताइए? किसके तहत आता है वक्फ बोर्ड? सरकार। हाँ, सरकार के तहत आता है। उसमें बैठे कौन लोग हैं? उसमें कब्जा किसका है? अरे ये दिनेश गौतम भैया, ये चैनल आपके अंतर्गत आता है ना? ये लोग कब्जा करके बैठते हैं कि नहीं बैठते? हायर करने की कोशिश करते हैं कि नहीं? क्या काले रंग की पट्टी बांधने लाए हैं? देखो कब्जा करके बैठे हुए, देखिए ये लोग इसी तरीके से कब्जा करके बैठते हैं। आप ये जब आप एक सेकंड, जब आप ये कह रहे हैं ना, जब आप ये कह रहे हैं ना सरकार माफिया है, तो देश आपको ये देख रहा है कि आप कितने बड़े संविधान सम्मत बातें कर रहे हैं और आप संविधान के कितने बड़े मानने वाले हैं। जिस देश में सरकार चुनकर डेमोक्रेटिक लोग बिठाते हैं लोग वहां पर आप कह रहे हैं सरकार माफिया है। अरे भाई, आप अपने देश की संविधान के बारे में नहीं कह रहा हूं। नहीं तो ये कहां से बन गया सरकार? ये सरकार कहां से बनती है? आपके घर से? नहीं, सरकार बनती है लेकिन माफिया बन जाती है। माफिया बन जाती है। आपके कह देने से माफिया बन जाती है। सच कहूंगा और उससे झूठ बोलने लगते। आप झूठ बोल रहे हैं, आप छुपाना चाह रहे हैं। MIM आप छुपाना चाह रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो चोरियां की है उसको छुपाना चाह रहे हैं, लेकिन सच्चाई अकबर बादशाह ने, इनका दिन पता है क्या है? दीन इंद्रेश। वाह वाह, अब आपसे ज्यादा बुरा इस्लाम आपको जो भी मुल्क के लिए बातें करता है, क्योंकि इंद्रेश जी,
नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि अगर देश में कोई व्यवस्था की बात करता है, देश में कोई मुल्क परस्ती की बात करता है, तो संघ वाला हो जाता है, बीजेपी वाला हो जाता है। ये दीन इंद्रेश की तरह दीन इंद्रेश लेके चल रहे हैं। फिर वही बात है कि एक सेकंड, मुझे किसी ने ये कहा, एक सेकंड भाई साहब, आपके मुमताज आपके लिए एक कमेंट है, सुन लीजिए। आप लोग जिस तरीके से बातें रखते हैं, मेरे से किसी ने कहा कि जब आप बताते हैं कि अमुक जगह पर ये देखिए टकराव हो गया, समुदाय विशेष के लोगों ने पत्थर, आपके यहां पर कई मेहमान आते हैं, उनको इस्लामिक स्कॉलर मत कहा करिए, उनको कहा करिए कि समुदाय विशेष से आने वाले लोग हैं और यहां पर भी झगड़ा करेंगे। आप यहां पर नहीं, यहां पर भी अपना एजेंडा चला रहे हैं। मतलब हम बताएं नहीं, मतलब ये कि आप अनर्गल मत बोलते जाइए कि सरकार माफिया है। आप भी कुछ नहीं, एक सेकंड, लोगों को नहीं, आप जरा देश चलाने वालों नहीं, मैं अरे अगर सदमार्ग पर चला रहे तो अच्छा है, क्यों सही मार्ग पर लेकर जा रहे तो अच्छा है। शिया सुन्नी के नाम पर आप लोगों ने मतभेद फैलाया। एक सेकंड, कितने अरे जल आ जाए वो, जैसे वो राहुल गांधी ने कहा था संसद में भूकंप आ जाएगा अगर मैं राष्ट्रीय उद्घाटन नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, इसीलिए आपने चश्मा लगाया हुआ है क्योंकि जल आ जाएगा। लगता है आप बैंकॉक गए थे और वहां चश्मा उतार दिया। बैंकॉक जाके चश्मा उतारा था क्या? मैं उन पर रहम कर रहा हूं। अरे बैंकॉक में चश्मा उतार दिया था क्या? आप जरा यहाँ पर ये देखिए, अरे एक सेकंड जरा ये यहाँ प्ले कीजिए। धर्म संकट नेक्स्ट, इस पर हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है। देखिए तकरीरें सुनिए, मुमताज भाई के ये दिल के हीरो होंगे। हमने अपने नौजवान को कंट्रोल कर रखा है, जिस दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं इन्हें रोक पाना। तौकीर रजा, ये देश विरोधी एजेंडा है जो वो कह रहे हैं। ऐसे मौलाना मुस्लिम युवा के दुश्मन हैं, उनको समझते हैं कि हमारे पॉकेट में है हमारे युवा, और मुस्लिम युवा शक्ति ही तो दिखा रहे हैं। इसमें से कौन सा विकल्प है जो फैज को सही लगता है? ये देश विरोधी एजेंडा इनका 100% और ऐसे मौलाना मुस्लिम युवाओं के दुश्मन है। बिल्कुल, ये दोनों बिंदु बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप एक सेकंड, आप लोग कितना देखिए दूसरे का हक मारते हैं। ये वक्फ में भी यही हो रहा होगा। अरे हम सब एक हैं। नाजिम खान साहब को बोलने नहीं दिया आपने। हम सब एक हैं, यहाँ अलग अलग कोई नहीं है। हम नाजिम साहब ये बोल रहे हैं, ये इसी तरह आप खा लो तो वो भी खा लेंगे, आप भी हो तो वो भी पी लेंगे। बातें, ये जो अराजक बातें हैं, नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, हम उसको भी नहीं मानेंगे, हम किसी चीज को नहीं मानेंगे। जहां हमसे किसी भी अकाउंटेबिलिटी के लिए, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए, जिम्मेदारी के लिए, डिसिप्लिन के लिए कहा जाएगा, हम नहीं मानेंगे। ये कौन सा तरीका है? हाँ दिनेश जी, देखिए आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक फैज साहब ने वंदे मातरम वाली बात कही थी, तो देखिए आज मैं इनको डेमो भी दिखा देता हूं वंदे मातरम का मतलब क्या होता है। मैं इस सरजमी को सजदा करने वाला हूं, देखो किस तरीके से ये होता है। देखिए ये अब मैंने इस सरजमी को सजदा किया, तो अब ये बता दीजिए, आप जो बार बार कहते हैं कि वंदे मातरम बोलिए, वंदे मातरम तो मैंने इस सजदे से कर दिया पूरे कि भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये पता चल गया कि हाँ कि वंदे मातरम का मतलब क्या होता है। लेकिन आप लोग सिर्फ वंदे मातरम की बात करके देश को गुमराह करते हो। आपने भारत भूमि को सजदा कर लिया ना, दूसरी बात, भारत भूमि को सजदा कर लिया ना, भारत को तस्लीम कर लिया ना, बहुत अच्छी बात है। आपने अखंड भारत बनाने की बात की थी हाजी नाजिम खान, अखंड भारत के फेवर में, तो भाई बना दीजिए, जल्दी से पाकिस्तान को ले आइए, जल्दी से आप अफगानिस्तान को ले आए, जल्दी से आप बांग्लादेश को ले आए, आप श्रीलंका को सबको लेकर आ जाइए, हम तो आपके साथ है। और रही बात ये, अभी जो पॉजिटिव हो गए, सजदा भी कर लिया भारत भूमि को, अखंड भारत को। जो भी आपने मौलाना तौकीर अजहर साहब के बारे में बात कही थी, आ गए लाइन पे, आ गए। सुन लीजिए, मौलाना तौकीर अजहर साहब के बारे में बात कही, तो मैं आपको बता दूं मुल्क संविधान से चलता है। हाँ। और देखिए मुल्क के तौकीर रजा से नहीं चलेगा संविधान, अपना फंडामेंटल राइट है अपना विरोध दर्ज कराने का। आज मेरे भाइयों ने अगर काली पट्टी बांध के अगर अपना विरोध दर्ज करा रहे, तो यहाँ पे भी आपको आपत्ति है। लेकिन आप जिस तरीके का एक प्रोपेगेंडा लेकर ईद के दिन काला कपड़ा पहनने की जिद करना और करवाना गलत है, गलत है। ईद के दिन दिवाली में कोई काला कपड़ा पहनेगा, गुरुपुरब में कोई काला कपड़ा पहनेगा। मैं एक बात आप सबसे जानना चाहता हूं, यहां मौजूद ऑडियंस से भी जानना चाहता हूं। क्रिकेट का मैच चल रहा है, बॉलर ने बॉल फेंकी, उसके बाद अभी डिसीजन पेंडिंग है, उसने हाउस दैट की अपील की। ये कैसा है भाई, आउट हुआ कि नहीं हुआ? अभी डिसीजन फोर्थ अंपायर के पास है, पेंडिंग है, अभी कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन वहां पर जो बॉलर्स के तरफ के लोग हैं वो काली पट्टी बांध के दुनिया भर का हंगामा करते हुए नहीं आउट है। ये तरीका है आपके सामने आज की कौन सी चीज आई है? देश के गृह मंत्री कह रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा। ये पारदर्शिता लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए है, ये ज्यादा एफिशिएंट। आप सोचिए 37, अरे बात सुनेंगे आपके नहीं सुनेंगे?
अगर अंपायर बेईमान हो तो पहले से देखिए कि डिसीजन सही ये- है। प्रदर्शन का अधिकार है, भारत में टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह बोलने का जब अधिकार नहीं है अंपायर बेईमान होगा आपको। तो पहले से कश्मीर की सरकार- आजादी, भारत की बर्बादी सरकार बोलने माफिया का अधिकार नहीं है आपको। एम्पायर बेईमान है, दूध के धुले हुए ये खड़े हुए। अब जरा मैं यहां मौजूद लोगों से भी कुछ सवाल लेना चाहता हूं, इससे पहले कि और हाईजैक कर ले विवेक श्रीवास्तव। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तरफ वो जा रहे हैं, आपकी तरफ से कोई सवाल है तो जल्दी बताइए क्या है। मुझे लगता है ये मैच है ना पाकिस्तान में हो रहा है। यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि अगर मैं देश के मुसलमानों के लिए बात करता हूं या ये करते हैं तो आप कहते हैं साहब ये अरे पाकिस्तानी देश के होगा। मुसलमान है, जरा सुन लीजिए। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 70-72 साल से ये मुल्क आज़ाद जब से हुआ है तब से वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ चल रहा है। जी मैं कल दिल्ली से हूँ, तो मैंने कल कई जगह देखा कि नमाज़ पढ़ने में दिक्कत आई। सरकार ने कहा कि भाई अपनी नमाज जो है वो आप मस्जिदों में अदा कीजिए, खुले मैदान में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। जी। जब हम मस्जिद गए तो मस्जिद है ही नहीं। जी मतलब इतना चंदा हम हर साल ईद पे, बकरी ईद पे और जुमा के दिन दे के आते हैं, क्या हम एक मस्जिद नहीं बना सकते? नहीं नहीं पूरी दिल्ली में मैंने देखा कई जगह हमने खुद ये चीज़ झेली आपको लग रहा है है कि नमाज नहीं पढ़ी। वक्त का गलत इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल गलत इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल करप्शन हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी। सुनिए मैं अभी मैं एक मिनट वक्फ का गलत इस्तेमाल हो रहा है, कहां जा रहा है ये पैसा? सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी खत्म नहीं हुआ, आप सड़क पे अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। मुसलमान को बोलने दीजिए। सुनिए, मैं डिबेट करने नहीं आया हूँ आपके साथ, मैं डिबेट करने नहीं आया हूँ आपके साथ, अपनी बात कहिए। मैं डिबेट करने नहीं आया हूं आपके साथ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या ये 70 सालों में पॉसिबल नहीं था कि दिल्ली में जिस जगह मैं रहता हूं, मैं नारायणा गांव में रहता हूं, वहां एक भी मस्जिद नहीं बनी है, वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहां लोग भ्रष्टाचार बैठे हुए लोग। सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, किसी भी तरीके से पढ़ेंगे। क्यों होगा? नहीं सड़क पे पढ़ेंगे। एक सेकंड, ये वक्फ की संपत्तियों का कितना बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है, ये आपने देख लिया। अब ये भी दलील दी जाती है। एक सेकंड, अब यहाँ पर आप कंपटीशन के अरे ऊपर पे फैसला तुले हुए। ये दलील दी जा रही है। एक सेकंड, सड़क पे नमाज इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि सड़क पे दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं। अरे तो आप ही की बात कह रहा हूं विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, बात आप ही की कह रहा हूं। जी ये जो आप कह रहे हैं जी कि हिंदू पूजा पंडाल लग सकते हैं सड़क जी, के किनारे, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, कांवड़िए चल सकते हैं सड़कों पर, बिल्कुल। ये सब हो सकता है, लेकिन अगर वहां नमाज पढ़ ली जाए तो पुलिस दिक्कत होती है। वाला वजह आके क्या है? मारेगा। नहीं फर्क क्या है वो भी देखिए। लात पड़ेगी अगर तुमने नमाज पढ़ी फर्क सड़क क्या पे। है जरा ये एक सेकंड जरा यहाँ पर रखिए। अच्छा चलिए, ये जो चीजें बताई जाती हैं, नहीं एक सेकंड, और मुस्लिम लीग ये कह चुके थे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, एक अलग देश बना लिया। ये हिंदुओं की उदारता है कि आज भी सबसे ज्यादा मस्जिदें और मुसलमान हैं। ये हिंदुओं की उदारता है कि धर्मनिरपेक्ष संविधान है, लोकतंत्र का संविधान है, समानता का संविधान है। ये बहुसंख्यक हिंदुओं के कारण है, नहीं तो जिन्ना जैसे कट्टरपंथियों ने तो पाकिस्तान ले लिया था, एक बड़ा हिस्सा देश का ले लिया था। अरे तबीयत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाए। बोलने की हिम्मत रहे। अरे क्यों बोलेंगे सरकार के खिलाफ जब सरकार सही काम कर रही पानी है? पीजिए, पानी पीजिए, एक सेकंड।